साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर। और यहाँ पर जैसा कि अब हम कुछ और क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे आपको एक पेडिग्री का क्वेश्चन दिया गया है और इस क्वेश्चंस को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो इसको भी हम ज़रा-सा यहाँ पे आपको समझाने का प्रयास करते हैं। तो जैसे कि आपको यहाँ पे एक पेडिग्री देखने को मिल रही है और आपने पढ़ा होगा कि ये जो सिंबल होता है, इसका मतलब होता है कि मेल होता है। इसका सिंबल का मतलब होता है कि ये आपकी फीमेल होती है, इनके बीच में मैरिज हुआ, इनके ये बच्चे हैं। और ये जो बच्चे हैं, अगर यहाँ पे काला-काला तरीके से इनको भर दिया गया है, तो इसका मतलब क्या है कि ये आपके डिजीज़्ड वाले जो हैं, वो आपके बच्चे देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे कहानी है कि आपको पैटर्न बताना है कि पेडिग्री क्या शो कर रही है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है कि सबसे पहले जो आपको ध्यान रखना है कि आपको ये पता करना है कि ये जो पर्टिकुलर डिजीज़ है, ये आपकी रिसेसिव डिजीज़ है या आपकी डोमिनेंट है। ठीक है? तो इसको पता करने का क्या मतलब होता है कि जो आपकी डिजीज़ डोमिनेंट होगी, वो आपको हर जनरेशन यानी कि आपको ईच जनरेशन में जो होगा वो आपको देखने को मिलेगी डिजीज कंडीशन। लेकिन रिसेसिव में क्या होगा, आपको क्या मिलेगा, जनरेशन गैप देखने को मिलेगा। ठीक है? तो यानी कि अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो कहानी ये है कि यहाँ पे इन दोनों में माता-पिता में कोई डिजीज़ नहीं है। तो यानी और यहाँ पे मुझे सडन ही बच्चों में देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे डिजीज़ कंडीशन दोनों ही बेटा और मतलब पुत्र में और लड़की में दोनों में डिजीज़ कंडीशन देखने को मिल रहा है। तो यानी कि यहाँ से मुझे ये श्योरिटी हो गई कि ये डोमिनेंट नहीं है, ये जो डिजीज़ है ये रिसेसिव है। ठीक है? तो यहाँ तक क्लियर हो गया, यानी कि मेरा ये ऑप्शन कैंसल हो गया, ये ऑप्शन कैंसल हो गया। अब मुझको ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ये देखना है कि ये डिजीज जो है ये मेरी एक्स लिंक्ड है या मेरी ऑटोसोमल है, यानी कि मतलब एक्स क्रोमोसोम पर है और या तो फिर क्या है, ऑटोसोमल है। तो क्योंकि क्या होता है जब आप किसी भी पेडिग्री को देखते हैं, अगर कोई चीज जो एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर होती है वो बेसिकली आपके क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस को फॉलो करती है, ये आपने पढ़ा होगा। ठीक है? और कुल मिला के अगर यहाँ पे ये डिज़ीज़ जो होगी, अगर यहाँ पे ये एक्स लिंक्ड होती, तो यानी कि ये जो लड़की होती है, यहाँ पे ये कैरियर होती। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल जब आप पेडिग्री दिखाते हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कराऊँगा, तो यहाँ पे ये जो फीमेल वाला है, यहाँ पे बिंदी लगा है। इसका मतलब ये जो लड़की है, ये आपकी कैरियर है। समझ रहे हैं? तो ये जो कहानी बनती है, वो कैरियर का होता है और यहाँ पे इन्होंने ऐसा सिंबल में शो नहीं किया है। तो यानी कि ये एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर नहीं है। ठीक है? और ये जो कंडीशन है, ये आपकी ऑटोसोमल क्या है, रिसेसिव है। तो यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर निकलेगा वो आपका 110 होगा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को ट्रेस कर सकते हैं। बाकी ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के सबके अपने-अपने तरीके होते हैं। तो मेरा तरीका ये है, तो मैंने सबसे पहले मुझे सॉल्व करना होगा, तो मैं क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले इस बात को क्लियर करूँगा कि ये डिज़ीज़ आपकी रिसेसिव है या डोमिनेंट है। मैं इस बात पे श्योर हो गया कि ये आपकी रिसेसिव है। फिर मैंने देखा कि भाई अगर एक्स लिंक्ड है, तो ये आपके किसी एक जनरेशन में किसी एक लोगों को होना चाहिए। जैसे अगर आप इस वाले क्वेश्चंस के पेडिग्री को देखेंगे, तो यहाँ पे मतलब क्या होता है, क्रिस क्रॉस भी यहाँ पे जो होता है वो एक तरीके का ग्रैंड फादर या मदर से फिर होता हुआ किसी को जाएगा, लेकिन यहाँ पर वो कंडीशन नहीं है। यहाँ पे दोनों ही जो थे वो नॉर्मल थे। तो यानी कि ये डिजीज जो है ये मेरी कैसी है, ये मेरी ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। तो इस तरीके से आप इसको ट्रेस कर सकते हैं। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैंने आपका पेडिग्री का लगाया हुआ और आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन काफी हाई फाई क्वेश्चन है। अब आप कैसे इस क्वेश्चन को ट्रेस करके 4 नंबर निकाल सकते हैं। ठीक है, यही क्वेश्चन जो है इस CSIR की खूबी है कि इनके क्वेश्चंस को अगर आप स्मार्टनेस के साथ करेंगे तो आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। अब कैसे पहुंचेंगे वो मैं आपको पहुंचाता हूँ। ये आपको एक पेडिग्री दी गई है और आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। तो सबसे पहले ऑप्शंस में भी अगर आप गौर करेंगे तो यहाँ पे रिसेसिव और ऑटोसोमल का जिक्र आया है और आपसे पूछ रहा है कि आपको वो ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं जहां पे करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताने हैं। तो करेक्ट है, तो सबसे पहले मैं ये पता लगाता हूँ कि ये डिजीज रिसेसिव है या डोमिनेंट है। तो कुल मिलाकर अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो मुझे यहाँ पे रिसेसिव ही देखने को मिल रहा है। जैसे यहाँ पे ये कैरियर है, फादर नॉर्मल था, फिर डिजीज मेरे को देखने को मिली। यहाँ पर भी वही कंडीशन है, यहाँ पर भी जब स्टार्ट हुआ है तो भी वही कंडीशन है। तो यानी कि मैं इतना श्योर हो गया हूँ कि ये जो मेरी डिजीज है ये मेरी क्या है, रेसेसिव है। अब मुझको ये पता लगाना है कि ये डिजीज ऑटोसोमल है या एक्स लिंक्ड। जैसा मैंने आपको बताया कि जब कैरियर वाली कंडीशन आ गई है, ठीक है, तो वो क्या होता है, आपका एक्स लिंक्ड होता है। बाकी अगर आप इसको देखना भी चाहो तो इस तरीके से आप देख सकते हो। जैसे कि मान लो कि ये बेटा जो है इनका डिजीज वाला है, तो यानी कि वाई क्रोमोसोम होगा इसके पास, और लड़का है तो एक्स क्रोमोसोम होगा। और यहाँ पे ये फादर था जिसका पास एक्स वाई क्रोमोसोम था, फादर से तो केवल वाई क्रोमोसोम आएगा, बिल्कुल सही बात है। और वाई लिंक्ड डिजीज नहीं है, क्योंकि वाई लिंक्ड होता तो आपको मेल्स ही आपको अफेक्टेड दिखाई पड़ते यहाँ पे, लेकिन फीमेल भी आपको कैरियर दिख रही है। तो यानी कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मुझको ये पता चल गया कि यहाँ पे जो वाई क्रोमोसोम है उसमें दिक्कत नहीं है, और ये जो एक्स क्रोमोसोम है वो मेरे को यहाँ से मदर से मिला है। और एक ही क्रोमोसोम पर होने पर ये जो लड़का है ये आपका डिजीज कंडीशन को शो कर रहा है। सिंपल सी कहानी, इस बात को समझिएगा। तो यानी कि ये जो ऑप्शन आपका बनेगा, तो यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो डिजीज है मेरी, ये मेरी एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर है। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो यानी कि मेरा यहाँ पे एक ऑप्शन दे रहा है
कि द गिवन ट्रेट अपीयर टू बी एन ऑटोसोमल रिसेसिव वन। तो यानी कि ये ऑप्शन गलत हो गया मेरा। भाई ऑटोसोमल रिसेसिव थोड़े है, ये तो एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। तो यानी कि मुझे करेक्ट पूछ रहा है, इनकरेक्ट मुझको पता चल गया कि ई जो है ये मेरा क्या है, फॉल्स है। तो यानी कि जिस ऑप्शन में ई दिया हो उसको हटा दो। ई मैंने यहां हटा दिया, ई मैंने यहां हटा दिया, ई मैंने यहां हटा दिया, ये तीन ऑप्शंस मेरे क्या हो गए, यानी कि 382 जो होगा वो इसका राइट आंसर निकल कर आएगा, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो आपको दुनिया भर की चीजें नहीं पता थी, लेकिन किस तरीके से आप यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करके 4 नंबर अपने साथ ले जा सकते हैं वो मैंने आपको बताया। तो ऐसे क्वेश्चंस में थोड़ा सा हौसला रखना है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपको सारी चीजें पता ही होंगी, या जरूरी भी नहीं है कि आप हर चीज पे इतना गौर भी करें। अगर आपको आंसर आपको मिल गया है तो आप क्या करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। समझ में आ रही है बात को? यहां तक कहानी आपको समझ में आ गई होगी। अब इसी तरीके से एक क्वेश्चन मैंने और उठाया है, जो कि बहुत ही बेसिक क्वेश्चन इन्होंने पूछा है, और शायद आपको लगेगा कि ये पता नहीं क्या क्लासिफिकेशंस वगैरह का क्वेश्चन है। बहुत ही बस इसकी एक लाइन को आपको पकड़ना था और आंसर आपका निकलेगा। तो देखते जाइए कैसे मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। यहाँ पे आप देखिए, द बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट है, डिफाइन करता है कि जो स्पीसीज होती है वो ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन होती है दैट आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड होता है फ्रॉम द अदर। ठीक है, ये अपना कॉन्सेप्ट है, लेकिन दिस डिफिनेशन इज ए नॉट एप्लीकेबल टू ग्रुप वेयर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हैज नॉट बीन ऑब्जर्व, या बहुत ही कम होता है। कुल मिला के जो आपका स्पीसीज का कॉन्सेप्ट है वो ऐसे, मतलब स्पीसीज की डिफिनेशन ये दी गई है कि जो रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड होते हैं। ठीक है, और ये डिफिनेशन उन पर नहीं अप्लाई होती है जिनके में सेक्सुअली रिप्रोडक्शन नहीं देखा जाता है। तो आपको बस केवल इतना बताना है कि करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है जहां पे स्पीसीज कॉन्सेप्ट नहीं अप्लाई होगा। हालांकि सिंपल सा पूछ सकते थे, भाई ऐसे ऑर्गेनिज्म का नाम बता दो जहां पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, लेकिन उन्होंने क्या किया है, इन्होंने घुमा के पूछा है कि भैया कहानी बना दी और कह दिया कि भैया उसमें बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट ऐसा होता है, लेकिन स्पीसीज कॉन्सेप्ट उसमें नहीं लगता है जहां पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। तो मुझे बस केवल इतना यहाँ पे ऑप्शंस में देखना है कि किस ग्रुप में मुझे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप एक ऑप्शन में गौर करेंगे तो यहाँ पे आपको साइनोबैक्टीरिया देखने को मिल रहा है, और आप कहीं पर भी जाएंगे, चाहे आप बैक्टीरिया पढ़िए चाहे आप साइनोबैक्टीरिया पढ़िए, वहां पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो एब्सेंट होता है। अब आप कहोगे कि सर यार फिर कॉन्जुगेशन तो होता है, सर वो क्या है? भैया कन्जुगेशन जो है वो आपका जीन ट्रांसफर का एक टेक्निक है। ठीक है, जीन ट्रांसफर का एक टेक्निक है, या कह सकते हैं वो जो अपने में मेथड करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन, कॉन्जुगेशन, जहां पे सेक्स पिलाई का फॉर्मेशन होता है, वहां पे दो सेल्स आपस में आती हैं। लेकिन ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जहां पे आपका मेल गैमीट बनता है, फीमेल गैमीट बनता है, इसको सेक्सुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ना कहकर आप ये कह सकते हैं सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, आपका ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो आपका बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया में नहीं होता है। तो यानी कि मेरा जो यहाँ पे राइट आंसर निकल कर आएगा, मैंने साइनोबैक्टीरिया मैंने पकड़ लिया, और यहाँ पे यूग्लेनोफाइट्स दिया गया है, यानी कि यूग्लिना दिया गया है। बाकी अगर आप और ग्रो करना चाहते हैं तो भाई मोनोकॉट और एंजियोस्पर्म तो भाई हायर प्लांट है, इनके में आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिलेगा ही, ये इनका कैरेक्टरिस्टिक है, तो ये तो भैया भूल के नहीं लगाना है। फंगस में भी आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा। मॉसेस एंड लिवर रॉट्स यानी कि ब्रायोफाइटा या ट्रेडोफाइटा में भी आपको एंथ्रीडियम आर्चिगोनिया वगैरह देखने को मिलता है। तो यानी कि इसका जो राइट आंसर आपका निकल कर आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, साइनोबैक्टीरिया। तो कुल मिला के इस तरीके के क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना होगा, और किस तरीके से आप ट्रेस कर सकते हैं, बस आपको पेशेंस रख के वहां पे क्वेश्चन आईडी को ट्रेस करना है। ठीक है, तो समझ में आ रही है बात कैसे क्वेश्चन सॉल्व किया मैंने? अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पे लगाया है। अब एक क्वेश्चन आपका ह्यूमन कैंसर का है, इसको भी समझ लीजिए। अब यहाँ पे कई सारे आपको स्टेटमेंट दिए गए हैं, अगर आप इसमें पकड़ना चाहें तो कैसे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, जो मुझे लगता है, जैसे पहला स्टेटमेंट आपको बोला है, आपको करेक्ट कॉम्बिनेशन आपको छाटने हैं। कह रहा है कि इंक्रीज टीलोमरेज एक्सप्रेशन ऑलवेज कंट्रीब्यूट टू इंक्रीज सेल डेथ इन द कैंसर सेल। अब आप सोचिए कि टीलोमरेज जो था, जब एक आप कैंसर की प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, जब भी आप कैंसर डिजीज पढ़ते हैं, तो कैंसर क्या होती हैं, इमॉर्टल सेल्स होती हैं। यहाँ पे क्या होती है, सेल्स जो होती हैं वो लगभग अमर की तरफ हो जाती हैं, मतलब वो मतलब उनमें क्या कहते हैं कि बहुत ज्यादा फास्ट डिवीजन कह सकते हैं, अनलिमिटेड ग्रोथ एंड डिवीजन होता है, तो जाके आपकी कैंसर सेल्स बनती हैं। और उसके पीछे का जो रीजन होता है वो टीलोमर होता है, क्योंकि आपको पढ़ा होगा जब आप सेल साइकिल पढ़ते हैं, या सेल्स आपने पढ़ा होगा, उसमें क्या होता है कि टीलोमर जो होता है वो हर डिवीजन के बाद क्या होता है, छोटा होता जाता है, और एक समय ऐसा आता है कि वो खत्म हो जाता है। लेकिन जो आपकी कैंसर सेल्स होती हैं वो इस टीलोमरेज एंजाइम को क्या करती हैं, वो अपना क्या करती है, टीलोमरेज एंजाइम का सिक्रीशन करती हैं, और अपने टीलोमर को क्या करती हैं, मेंटेन रखती हैं। तो यानी कि जो उनके टीलोमर का जो मेंटेनेंस होता है, या आप कह सकते हैं कि जो टीलोमरेज का एक्सप्रेशन बढ़ाती है, वो उनके सेल के सर्वाइवल के लिए होता है, यानी कि वो एपोप्टोसिस या डेथ की तरफ थोड़े लेकर जा रहा है। तो पहला ऑप्शन इनका गलत है, और मुझे करेक्ट ऑप्शन देखने हैं। तो यानी कि ए जहां पर है मैंने इसको काट दिया,
समझ में आ रही है बात? अब डी तो मुझे सब जगह देखने को मिल रहा है, तो यानी कि यहां से मुझे पता चल गया कि डी ऑप्शन सही है, लेकिन मुझे बी और सी में पता लगाना है। अब बी और सी में देखिए, जहां पे क्वेश्चन कह रहा है कि ओवर प्रोडक्शन ऑफ एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन, यानी कि ऑब्वियस सी बात है, मैंने आपको एपोप्टोसिस पढ़ाया है, तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि सर आपने एपोप्टोसिस नहीं पढ़ाया। तो एपोप्टोसिस जब मैंने पढ़ाया था, तो वहां पे आपकी प्रो एपोप्टोटिक फैक्टर होते हैं और कुछ आपके एंटी होते हैं। तो एंटी में आपका BCL2 आता है, जो कि जीन का एक्सप्रेशन बढ़ता है, जो कि एपोप्टोसिस को क्या करता है, इनिबिट करता है। तो यानी कि एंटी एपोप्टोटिक फैक्टर जब बढ़ेंगे, कैन लीड टू इनएप्रोप्रिएट सेल सर्वाइवल एसोसिएटेड विद क्रॉनिक लिम्फोसाइट्स ल्यूकेमिया। कुल मिला के कहने का मतलब ये है भैया, कैंसर होने के तीन चार रास्ते हैं, या तो प्रोटो आंकोजीन में कन्वर्ट हो जाए, या आपके ट्यूमर सप्रेसर जीन, जिनको ट्यूमर सप्रेस करना था उनके में प्रॉब्लम आ गई, तब भी आपको हो सकता है। तीसरा कारण है कि जो आपकी एपोप्टोसिस फिनोमिना था, कि मतलब सेल्स की जो डेथ हो जा रही थी, एक समय आने पर उनको खत्म कर दिया जा रहा था, अगर उस प्रोसेस में भी प्रॉब्लम आ जाएगी तो क्या होगी, सेल्स हमेशा जिंदा रहेंगी। तो यानी कि इस कंडीशन को करके भी मैं कैंसर की तरफ सेल्स को ले जा सकता हूं। तो यानी कि अगर मुझे ये करना है, तो एंटी एपोप्टोसिक फैक्टर को मुझे क्या करना होगा, इंक्रीज कर देना होगा। तो बात तो सही कह रहे हैं। तो यानी कि बी के कॉम्बिनेशन में मुझे डी देखने को मिलेगा, और यही जो होगा वो इसका राइट आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 71, राइट आंसर 283। अब बताइए कि क्या इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत आई आपको? उसके अलावा अगर आप और भी देखना चाहें, डी के बारे में भी आपने पढ़ा होगा कि ओवर प्रोडक्शन ऑफ साइक्लिन डी1, या अगर आप लॉस कर दें P16 या आरबी, ये आरबी जो होता है रेटिनोब्लास्टोमा, ये आपका ट्यूमर सप्रेसिव जीन होता है। तो यानी कि अगर आप ट्यूमर सप्रेसिव जीन को हटा दिए, तब भी तो आपको कैंसर होने की संभावना रहेगी। तो बस वही सब चीजों को घुमा के यहाँ पे पूछा है। तो यानी कि बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक चीजों को रिवाइज करके जाइएगा, जो आपका वहां पे डेफिनेटली क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपकी सहायता करेगा। तो यहाँ पे आपको समझ में आया है कि किस तरीके से आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करके अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो ये वाली कहानी आपकी हो गई। अब इसके बाद एक क्वेश्चन मैंने और लगाया है, ये भी क्वेश्चन आपको लगेगा कि अरे यार बहुत ही हाई फाई क्वेश्चन है, मैं इसको कैसे सॉल्व करूं, लेकिन ये क्वेश्चन भी करने वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे उन्होंने कहा है कि एक आपका पाथवे दिया गया है, जैसा कि आपने पढ़ा होगा और आपको पता होता है कि जब भी आप कोई भी टारगेट प्रोटीन, जैसे इस तरीके से आपका दिया गया है, ए बी सी जो है वो आपके प्रिकर्सर ऑफ द टारगेट प्रोटीन है, जबकि ई जो है वो इसका बाई प्रोडक्ट है। यानी कि ये जो है ये कोई रिएक्शन का क्या है, ये आपका बाई प्रोडक्ट है। याद आया? ठीक है, अब की एंजाइम ऑफ द पाथवे इंडिकेट किए गए हैं, E1 है, E2 है, E3 है, E4 है। टू इनहेंस द लेवल ऑफ टारगेट प्रोटीन फॉलोइंग स्ट्रेटजी वर टेस्टेड, मतलब इस तरीके की फॉलोइंग स्ट्रेटजी जो बनाई गई है, तो आपको क्या करना है, इस तरीके का ये चार स्टेटमेंट इन्होंने दिया है। अब आपको ये बताना है कि which of the above mentioned strategy are likely to provide the maximum enhancement of the target product compared to the by product। यानी कि आपको क्या करना है कि मुझे टारगेट, यानी कि जो मेरा टारगेट प्रोडक्ट है, मुझे इसके एक्सप्रेशन को बढ़ाना है और इसके एक्सप्रेशन को कम कर देना है। इफ नो फीडबैक रेगुलेशन एग्जिस्ट फॉर एनी ऑफ द एंजाइम इन द पाथवे, और फीडबैक रेगुलेशन नहीं है कि जो उसका एंड प्रोडक्ट होगा वो जाके उसको रोकेगा। तो यानी कि मुझे क्या करना है, मुझे ऐसी स्ट्रेटजी बनानी है कि मुझे डी जो है वो मैक्सिमम मिले और ई जो है वो मुझे कम मिले। तो अब यहाँ पे मैं क्या-क्या स्ट्रेटजी कर सकता हूँ? तो उस स्ट्रेटजी को करने के लिए जो यहाँ पे मुझे देखना है, जैसे एनहांसिंग द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम E5 बाय ओवर एक्सप्रेशन और प्रोटीन इंजीनियरिंग, यानी कि मैं कोई ऐसा प्रोटीन इंजीनियरिंग कर दूं जिससे मैं E5 के एक्सप्रेशन को बढ़ा दूं। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर E5 का एक्सप्रेशन बढ़ जाएगा तो डी ज्यादा सिंथेसिस होगा, यानी कि ये आप बात मेरी ट्रू है। फिर कह रहा है एनहांसिंग द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम E4 बाई ओवर एक्सप्रेशन ऑफ प्रोटीन टारगेटिंग, लेकिन अगर आपने E4 के एक्सप्रेशन को बढ़ाया तो आपको सी ज्यादा मिलेगा, और सी जो है वो दोनों दिशा में डाइवर्ट हो सकता है। तो ये इस बात की गारंटी नहीं है कि आपने अगर E4 को इंक्रीज किया तो आपको डी मिलेगा। तो यानी कि ये मेरा जो है ये मेरा फॉल्स हो जाएगा। अब बाकी अगर आप यहाँ से ट्रेस भी करना चाहें, अगर आपको लग रहा है कि मेरे कॉम्बिनेशन में ए सही है, तो ये ऑप्शन आप कट कर दीजिए। अब आपको केवल और केवल डी और बी में देखना है कि आप क्या कर सकते हैं। सी तो दिया ही नहीं है ए के कॉम्बिनेशन में, समझ रहे हो? तो सी तो चलो मैं नहीं पढ़ता हूं, क्योंकि मुझे डी और बी देखना है। कह रहा है ब्लॉकिंग द एक्टिविटी ऑफ E6 बाई आरएनए इंटरफेस या क्राइस्पर Cas9 मीडिएटेड नॉकआउट। और क्राइस्पर Cas9 हमेशा याद रखिएगा, आज के टाइम की बहुत ही कह सकते हैं कि हीट मतलब हॉट टॉपिक है, जहां से क्वेश्चंस आता है। इसी में ही इसी पेपर में एक मैचिंग भी आपको मिलेगा, जहां पे क्राइस्पर कैस को दुनिया चीजें, मैंने क्वेश्चन भी सॉल्व कराया है, मेरे वीडियो आप देखोगे तो क्राइस्पर कैस को आपको केवल गाइड आरएनए से मिलाना था, और आपके 4 नंबर आपके झोली में थे। समझ रहे हो? तो क्राइस्पर कैस पढ़ के जाना और घबराना नहीं है, मैचिंग से क्वेश्चन इसी तरीके से आपके सॉल्व हो जाएंगे। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि आपने ब्लॉक कर दीजिए E6 को। बिल्कुल सही बात भाई, मुझे अगर ये नहीं चाहिए तो मैं इस एंजाइम को ब्लॉक कर देता हूँ किसी भी तरीके से, ना रहेगा ना काम होगा। तो यानी कि ये ऑप्शन मेरे को ट्रू लग रहा है। तो यानी कि जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा, तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे ए और डी ऑप्शंस करने चाहिए अगर मुझे डी की सिंथेसिस को बढ़ाना है। तो यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर निकल कर आएगा वो 336 होगा। क्वेश्चन आईडी आपकी 84 है। तो समझ में आ रही है बात?
कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया। अब थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे जिब्रेलिक एसिड पाथवे मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया था, जब टाइम पर मैंने क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया था, तब उस टाइम पर मैंने नहीं पढ़ाया था, तो मैंने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन्स को नहीं उठाया था, बट ये भी क्वेश्चन आपका करने वाला है। और यही क्वेश्चन जो है लगभग आपका अभी रिसेंट में ही जो आपका डीबीटी जेआरएफ हुआ है, और इवन अगर आपने डीबीटी की तैयारी की है, तो आपने जिब्रेलिक एसिड मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है, ठीक है? और वहाँ पे क्वेश्चन्स आते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि आपका डेला प्रोटीन है, आपको कुल मिला के करेक्ट स्टेटमेंट आपको फाइंड आउट करने हैं। अब देखिए कैसे फाइंड किया जाएगा। डेला प्रोटीन आर नेगेटिवली रेगुलेटेड जीआई सिग्नलिंग, बिल्कुल सही बात। डेला जो होता है वो उसका नेगेटिव रेगुलेटर होता है या उसका इनहिबिटर होता है। तो ए ऑप्शन जो है वो मेरा करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन मेरे को यहाँ नहीं देखने को मिल रहा है, यहाँ नहीं देखने को मिल रहा है। तो यानी कि सी की तरफ मुझे नहीं जाना है। सिंपल सी कहानी आपका ये भी हो गया, और मुझे बी और डी में चेक करना है। तो यानी कि अगर मुझे बी और डी यहाँ पे मुझे चेक करना है, देखिएगा, तो कह रहा है कि जैसे अगर अगर आपका मैं देखता हूं कि जीए बाइंडिंग जो है जिब्रेलिक एसिड जो है बाइंड करेगा जीआईडी1 पर, और जो प्रमोट करेगा बाइंडिंग ऑफ जीआईडी1 इनहिबिटरी प्रोटीन टू डेला प्रोटीन। ऑब्वियस सी बात है, जिससे डेला प्रोटीन का यूबिक्विटिनेशन कर दिया जाएगा और उनको डिग्रेड कर दिया जाएगा। यही तो कहानी होती है। बिल्कुल सही बात है। मतलब जिब्रेलिक एसिड जो है वो आया, बाइंड किया, एक आपकी इनहिबिटरी प्रोटीन्स होती है, जीआईडी1 होता है, इस पे आके बाइंड करेगा, ये एक्टिव हो जाएगा, और ये डेला प्रोटीन को क्या करेगा, इनएक्टिव करेगा। तो ये मुझे सही लग रहा है, ट्रू हो जाएगा। और बी के कॉम्बिनेशन में आपको दे रहा है डिग्रेडेशन ऑफ जीए रिसेप्टर इज मीडिएटेड बाय द डेला प्रोटीन। तो ऐसा नहीं है कि जीए रिसेप्टर जो होता है उसको डिग्रेड कर देता है डेला प्रोटीन, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ये ऑप्शन जो होगा वो आपका कैंसिल हो जाएगा। तो यानी कि जो मुझे राइट कॉम्बिनेशन मुझे मिलेगा वो मुझे ए और डी मिलेगा। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है कैसे क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पे ट्रेस किया। तो यानी कि ए और डी जो होगा वो इसका राइट आंसर होगा। 83 का 332 जो होगा वो इसका राइट आंसर बनेगा। और पर्टिकुलर इस टॉपिक को पढ़ के जाइएगा, एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जाएगा। इसके बाद एपोप्लास्टिक सिम्प्लास्टिक को लेकर मैंने डीबीटी के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हुए मैंने इसके बारे में एक लेक्चर बना रखा है, जहां पे डिटेल में मैंने इसको चर्चा किया था। और यहाँ पर भी आप समझ लीजिए कि इसको कैसे आप ट्रेस करोगे, इसको देख लो। आपको स्टेटमेंट दिए गए हैं, ठीक है, एपोप्लास्टिक, सिम्प्लास्टिक और ट्रांससेलुलर रूट्स इन द प्लांट। तो जैसा कि आपको पढ़ाया था कि एपोप्लास्टिक होता है और सिम्प्लास्टिक होता है। तो एपोप्लास्टिक ट्रांसपोर्ट जब पानी का एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है, तो वो दो पाथवे से जाता है। प्लांट के जाइलम तक का जो रास्ता होता है वो या तो एपोप्लास्टिक होता है, एपोप्लास्टिक जो होता है वो आपके सेल वॉल के थ्रू जाता है। ठीक है, मेरे लेक्चर देखे होगे तो बहुत मजे से ये क्वेश्चन करोगे। और सिम्प्लास्टिक में क्या होता है कि वहां पे बीच में वो प्लाज्मोडेस्मेटा से होते हुए जाता है। बस इतनी कहानी से आपका क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे कैसे होता है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जैसे कह रहा है कि एपोप्लास्टिक ट्रांसपोर्ट मोस्टली अकर थ्रू द सेल वॉल, बिल्कुल सही बात है। और सिम्प्लास्टिक ट्रांसपोर्ट अकर थ्रू द प्लाज्मोडेस्मेटा, यानी कि ये भी जो है ट्रू है। और अगर एपोप्लास्ट अगर आपका सेल वॉल से हो रहा है तो एपोप्लास्ट आपका प्लाज्मोडेस्मेटा से नहीं होगा, ये आपका अंडरस्टूड है। तो यानी कि किसी भी ऑप्शन में मेरे को बी नहीं मिलना चाहिए। तो बी मुझे यहाँ मिल रहा है, काट दिया मैंने, बी मुझे यहाँ मिल रहा है, काट दिया, बी मुझे यहाँ मिल रहा है। तो यानी कि जो इसका राइट आंसर मिलेगा मुझे ACD हो जाएगा। हालांकि मैंने आपको ट्रांससेलुलर ट्रांसपोर्ट नहीं पढ़ा है, फिर भी ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है। समझ रहे हो? तो इस पर्टिकुलर लेक्चर्स का टारगेट यही था कि किस तरीके से आप क्वेश्चंस को ट्रेस कर सकते हैं। बाकी एक चीज याद रखिएगा, ट्रांससेलुलर ट्रांसपोर्ट अगर यहाँ पे लिखा हुआ है कि टोनोप्लास्ट से होता है, याद रखिएगा। और जो आपके प्लांट में वैक्यूल होती है, इसको याद रखिएगा। और वैक्यूल की जो कवरिंग होती है उसको टोनोप्लास्ट कहते हैं। तो आगे से अगर क्वेश्चन आएगा तो इसको कर लीजिएगा। तो यानी कि 86 का 343 जो होगा वो मेरा राइट आंसर बन जाएगा। तो यही चीज आपको समझानी थी। तो इस तरीके से आपको समझ में आया किस तरीके से हम क्वेश्चंस को ट्रेस कर सकते हैं, किस तरीके से मुझे इतना ज्यादा फियर दिमाग में नहीं बैठाना है, कॉमन सेंस के साथ, बेसिक नॉलेज के साथ। और इतना भी हाई फाई नहीं आता है कि आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो अपने ऊपर बिलीव रखिएगा और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करिएगा। ठीक है, तो यहां तक हो गई है। बाकी कुछ और क्वेश्चंस भी मौका रहेगा तो देख लेंगे, बट मेरा मेन उद्देश्य था कि आपको किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है और CSIR का फियर जो है वो आपके जहन से निकाल दिया जाए। तो उसी के रिगार्डिंग ये आपका वीडियो था। बाकी ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन, ये सारी चीजें अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू वेरी मच।